आज भारत में दूसरे फेज के लोकसभा इलेक्शन हुए। ये 88 सीटों पर चुनाव हुए आज जो मतदान हुआ है। एक वीडियो राहुल गांधी का है, थोड़ा सा हम सुनवाते हैं, आप सुने जरा। ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ये राहुल गांधी का आज कर्नाटक का वीडियो है और वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो सकता है आने वाले दिनों में वो इतने डरे घबराए हुए हैं कि हो सकता है मंच से वो रोने लगे। इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंट इसको कहते हैं। ऐसा मेरा भी ख्याल है। मैं सोच रहा था कल आज जो 88 सीटों पर चुनाव हुए, हम थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये बड़ी अहम सीटें हैं और अब तक 102 सीटों पर पहले फेज में इलेक्शन हो चुका है और सेकंड फेज में ये 88 सीटों पर हुआ। इस तरह से 190 सीटों पर चुनाव अब तक मुकम्मल हो चुका है। पूरी तरह से आज का इलेक्शन अमन, सुकून, शांति के साथ हुआ है। राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर जैसे बड़े कई नाम इस इलेक्शन में आज के में उनके लिए वोट डाले गए। दूसरे चरण में कुल 1.68 लाख पोलिंग स्टेशन पर 15.88 करोड़ मतदाताओं मतदान में भाग लिया। इसमें भाग लेने वाले थे। जो परसेंटेज आया है वो ठीक ठाक है, 60% से ऊपर है इन एवरेज जो पोलिंग हुई है। इन 13 राज्यों में आज इलेक्शन हुए, उसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कश्मीर शामिल है। असम में 5 सीटों पर चुनाव हुआ, बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर, जम्मू एंड कश्मीर की 1 सीट पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर चुनाव हुआ है, केरल की 20 सीटों पर चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में 8 सीटों पर चुनाव हुआ है, मणिपुर में 1 सीट पर आउटर मणिपुर में चुनाव हुआ है। राजस्थान की 13 सीटें हैं जिनमें आज वोट डाले गए। वहीं त्रिपुरा की 1 सीट और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर ये दूसरे चरण में आज मतदान हुआ है। दूसरे चरण के जो मतदान है उसमें सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी है। वो वायनाड की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में राहुल गांधी वायनाड से सांसद हुए थे। उस वक्त उन्होंने वो अमेठी से हार गए थे और दूसरी सीट पर जीत गए थे। पिछली बार के चुनाव में राहुल गांधी ने वहाँ एक रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी। एक और उम्मीदवार हैं शशि थरूर और तिरुवनंतपुरम से की सीट से, बहुत अहम सीट है। अरुण गोविल मेरठ से चुनाव में है और माना ये जा रहा अरुण गोविल की सीट फंस गई है। वहाँ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदले और बड़ी चालाकी के साथ या काबिलियत के साथ सुनीता वर्मा नाम की उम्मीदवार को मैदान में उतारा। एक बहुत टफ फाइट उन्होंने दी है और जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके मुताबिक सुनीता वर्मा यहाँ पर उनको एज है। भूपेश बघेल ये छत्तीसगढ़ की से चुनाव लड़ रहे हैं। आज वहाँ मतदान हुआ। तेजस्वी सूर्या ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं बेंगलोर दक्षिण सीट से। इनको आज नोटिस पहुँचा है हेट स्पीच का। पप्पू यादव ये भी दूसरे चरण में उम्मीदवार हैं बिहार में। राजस्थान की एक सीट से रविंद्र सिंह भाटी जो उम्मीदवार हैं। भाटी बाड़मेर जिले से उम्मीदवार हैं। माना यह जा रहा है कि वैभव गहलोत, अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान है, उनके बेटे की सीट मुश्किल में है।
वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे की सीट वो क्लियर है, वहाँ पे कोई उसमें मसला नहीं है। ये जो चुनाव देश के अंदर चल रहे हैं लोकसभा के, और 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव में जैसा हमने बताया 102 सीटों पर वोट डाले गए थे। आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले गए और 190 सीटों पर मतदान अब तक हो चुका है। इस बीच इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के जो याचिकाएं दाखिल की गई थी वो सारी याचिकाएं रद्द कर दी, खारिज कर दी। उस पर कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के 600 से ज़्यादा समर्थक लोगों ने, वकीलों ने, जजों ने एक चिट्ठी लिखी थी और आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट से कहा था, चीफ जस्टिस से कहा था कि एक समूह वकीलों का सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। उसमें कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जैसे लोगों की तरफ इशारा किया गया था। और वो जो चिट्ठी थी उसको रात के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने भी रीट्वीट किया था, पोस्ट किया था एक्स पर। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट और ईवीएम को लेकर के फैसला आया है, तो आप इन्फ्लुएंस करने की बात जो होती है कि अदालतों के ऊपर दबाव है, तो उस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि अदालतों के ऊपर दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। क्योंकि जो चिट्ठियाँ लिखी गई थी वो संकेत था या इशारा दिया गया था या अपना संदेश भेजा गया था कि 4 जून तक आप कृपया करके कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरह जैसा कोई जजमेंट न करें, केजरीवाल को जमानत न दें और जो चीज़ें होती हैं। देखें, ये बहुत सारे लोग समझते हैं और वो भावुक हो जाते हैं या फिर ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसी बात करता है तो कि ये देश के ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ पर आर्मी यानी सेना और अदालतों के ख़िलाफ़ लोग बोलने से कतराते हैं, बचते हैं, डरते हैं। उनका मान सम्मान अपनी जगह पर, उनकी इज्जत अपनी जगह पर, उनका एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन गड़बड़ियाँ वहाँ होती हैं, बड़े पैमाने पर होती हैं। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर उस पर कोई डिटेलों में बात करेंगे। तो आज का जो फैसला है उसको ये माना जाए कि जो वकीलों ने चिट्ठियाँ लिखी थी आरएसएस और बीजेपी के चीफ जस्टिस को कि एक समूह अदालतों पर प्रेशर बनाना चाहता है, तो जैसा हमने कहा वो संदेश था, उस संदेश के मुताबिक आज काम हुआ है। अब अदालत से मुतमईन होना, अदालत के ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी जज के ऊपर आप प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। फैसले के ऊपर आप बात कर सकते हैं, ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हक है। जब कोई फैसला किसी निचली अदालत से आता है, सेशन कोर्ट से आता है, और आदमी मुतमईन नहीं होता उस फैसले से, तो उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट से फैसला आता है, जब मुतमईन नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट अदालत है, वहाँ से कोई फैसला आता है और आदमी मुतमईन नहीं है, अब वो क्या करे। इतना तो कहने का उसको हक है कि मैं इस फैसले से इत्मीनान नहीं रखता हूँ, मुतमईन नहीं हूँ। अदालत का सम्मान करते हुए ये बात कही जाती है। तो आज का फैसला उसी तरह से अदालत का सम्मान, लेकिन फैसला सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जिन मुद्दों को लेकर के बात की जाती रही, बात की जा रही है और बात होती रहेगी, उनमें संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, और
जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है वो जनता के दिमाग में बैठ चुका है। बेरोजगारी की बात दिमाग में बैठ चुकी है। आज 5:30 बजे के करीब खुद मेरा भी वोट डालने जाना हुआ। जिस तरह की पोलिंग आज देखी वो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। 5 बजे जब हम पोलिंग बूथ नंबर 1 ब्लाइंड स्कूल अलीगढ़ के दाखिल हुए तो उसमें 1211 वोट थे टोटल। 736 वोट डल चुके थे, 737वां वोट मेरा अपना था। शाम तक जब तक ये पोलिंग हुई होगी तो उस बूथ पर तकरीबन 1211 वोटों में से 1000 और उसके आसपास या उससे ज़्यादा वोट डले होंगे। गर्मी थी, बावजूद इसके लोगों ने बड़ी तादाद में जाकर के वोट डाले। जैसा हम बता रहे थे कि संविधान बचाने की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसदों की तरफ से ये बयान दिए गए कि आप 400 सीटें हम इसलिए पाना चाहते हैं, 2/3 बहुमत हमें इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। अगर हमारे पास बहुमत नहीं होगा तो हम संविधान नहीं बदल पाएंगे। अब प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के बाकी लोग अपनी सभाओं में, भाषणों में कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज के 2 बयान और बता देते हैं, बड़े बयान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत का विभाजन करना चाहती है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी शरिया कानून लागू करना चाहती है, पर्सनल लॉ बोर्ड, 3 तलाक, और ये हम नहीं होने देंगे। जो बात थी, जो मुद्दे थे, उस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोगों ने कभी बात नहीं की है। वो ये कहते हैं कि हमसे 10 साल में काम नहीं हुआ, उसके लिए हम क्षमा याची हैं, देश की जनता से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम तीसरी बार फिर आपसे अपील करते हैं कि आप हमें वोट दें। जो काम हमने करने की कहा था नहीं कर सके, हम उनको करके दिखाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। लोगों को इसमें उन पर, उनकी बात पे फिर भरोसा हो जाता। मगर उन्होंने अपनी तमाम जो नाकामियाँ थी उन पर पर्दा डालने के लिए धर्म, सांप्रदायिकता, मुस्लिम, पाकिस्तान, मछली, मंगलसूत्र, इन बातों पर अपना फोकस रखा। लोग सुनने को तैयार नहीं है। इस बार का चुनाव जैसा हमने देखा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जो नेता लोग हैं वोट मांगने तक वो जनता के पास पहुँचते हैं, बातें करते हैं, दावे और वादे करते हैं। पिछले 20 साल का यहाँ पर, चूँकि आज हम बात करें फ्री है बिल्कुल, तो बात होगी। अलीगढ़ की सीट पर 2004 में कांग्रेस पार्टी से विजेंद्र सिंह, जो आप चुनाव लड़े हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के हिस्से से, वो इलेक्शन जीते और पार्लियामेंट के मेंबर हुए थे। 5 साल वो अलीगढ़ के सांसद रहे। एक बार भी कभी उनको हमने अपनी आबादी में किसी खुशी में, किसी काम के लिए, किसी से मुलाकात करने के लिए आते हुए नहीं देखा। क्या काम कराया उन्होंने, किसी को भी यहाँ जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम इलाका है, बड़ी आबादी मुसलमानों की है, कम आबादी हिंदू समाज के लोगों की है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2012 के इलेक्शन में 2004 से 2009 तक विजेंद्र सिंह सांसद रहे। 2009 से लेकर के 2012 तक बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर राजकुमारी चौहान सांसद हुई। राजकुमारी चौहान साहिबा का कभी उनको हमने नहीं देखा पोस्टर के अलावा। उनसे शिकायत इसलिए नहीं की जा सकती कि उनके पति जो थे ठाकुर जयवीर सिंह, वो उस वक्त मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे यूपी की सरकार में,
और काम करते थे वो। आज वो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, काम करने वाले इंसान है। हर शख्स के, किसी भी धर्म, समाज, किसी भी जाति का हो, ठाकुर जयवीर सिंह हमेशा काम आते हैं। उनका एक बड़ा, यहाँ पॉलिटिक्स से हटके बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में बावजूद इसके, उनका एक बड़ा काम ये था कि जो पार्टी बंदियाँ होती थी गांव में, वो उन्होंने ख़त्म कर दी। कहीं ठाकुर की ब्राह्मण से पार्टी बनती है, कहीं किसी की किसी से पार्टी बनती है। वो उन्होंने पार्टी बंदियाँ ख़त्म की और लोगों को जो झगड़े थे वो निपटाए, सबको एक साथ इकट्ठा करके मामला हल कराए और काम भी किए। तो राजकुमारी चौहान साहिबा जो सांसद हुई थी हैं, उनको कभी नहीं देखा, पोस्टर में देखा। चुनाव में हम लोग भी शामिल थे उनको चुनाव लड़ाने में। उसके बाद जो मौजूदा सांसद हैं सतीश गौतम, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो जीते हैं। 19 तक सांसद रहते हैं, 19 में फिर उनको टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी तक वो सांसद हैं 24 तक, फिर टिकट मिला तीसरी बार। इन 10 साल में कभी भी सतीश गौतम को हमने नहीं देखा है। निजी तौर पर मैं हमारी कॉलोनी में, हमारे आबादी में, ये 20-22 हज़ार की आबादी है, यहाँ कभी वो नहीं आए। कभी किसी भी शख्स से उन्होंने मुलाकात नहीं की। इन 20 साल की राजनीति में जो भी सांसद हुए, कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के, कोई एक भी सांसद ये नहीं कह सकेगा कि अलीगढ़ के इस इलाके, फिरदौस नगर के इस इलाके में हमने यहाँ पे नल का हत्था भी दिया हो, या कोई गली में हमने 4 ईंटें भी लगवाई हो, कोई नाली भी हमने बनवाई हो। मगर क्योंकि वोट देना होता है, इसलिए वोट देना ही होता है। जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, सेकंड टेन्योर है उनका, अनिल पार्षद जी, अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, लेकिन वो कभी नहीं आए इधर। सबका साथ, सबका विकास कहाँ है? लोग पूछ रहे हैं अब 10 साल बीतने के वक्त में मोदी साहब से कि कहाँ है सबका साथ, सबका विकास? कहाँ गए आपके विकास का मॉडल? जो गुजरात मॉडल आप लेकर के आए थे, वाइब्रेंट गुजरात, किधर चला गया वो? नौकरियां कहाँ चली गई 2 करोड़? स्मार्ट सिटी किधर है? लोग ढूंढते फिरते हैं कहाँ है स्मार्ट सिटी। अब इनकी बात ना हो, नौकरी की बात ना हो, बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, सुरक्षा की बात ना हो, इसलिए बातें होती है कहाँ की? पाकिस्तान में भुखमरी है और कांग्रेस पार्टी शरिया कानून लागू करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी देश का विभाजन चाहती है। कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र बिकवाएगी। तो ये इस तरह की अनर्गल बातें कहलाती हैं पॉलिटिक्स में। वो सब बातें हो रही हैं और लोग इसको सुन करके ऊब चुके हैं। अब सुनने को भी तैयार नहीं है। जब टेलीविज़न पे भी कहीं कोई आवाज़ आ जाती है या चेहरा दिखाई जाता है तो लोग चैनल बदल लेते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। आम आदमी की जो ज़रूरत है, आम शख्स की, आम इंसान की जो ज़रूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और जो भी पार्टी, जो भी नेता लोगों से रोटी, कपड़ा और मकान छीनेगा तो लोग उसको सत्ता से बेदखल कर देते हैं। ये हमेशा होता रहा है। इतनी बातें कही गई हैं इन 10 सालों में, इतनी झूठी बातें कही गई हैं कि अगर आज की तारीख में साहेब अगर ये कहें कि भेड़िया आ गया और सच में भेड़िया आ गया हो, तब भी ये लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, किसकी बात कर रहे हो। उनकी बात को लोग बिल्कुल भी अब तवज्जो नहीं देते हैं।
वक्त ऐसे ही बीतता है। वक्त था बहुत, 10 साल बहुत वक्त होता है। बड़े काम हो सकते थे इन 10 सालों में। सच में ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती थी। लेकिन जो भी पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में रहता है, ये ध्यान रखें जो हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो ब्यूरोक्रेसी का अपना एक अलग अंदाज होता है बात करने का, काम करने का। वो उसी तरीके से करते हैं। सत्ता ब्यूरोक्रेसी के इशारों पर काम नहीं किया करती, जब करती है तो नाकाम हो जाती है। जो राजनेता होते हैं वो संजीदगी के साथ सोच विचार करके, हर पहलू पे गौर फिक्र करके तब काम करते हैं। लेकिन 10 साल के अंदर जो सत्ता चली वो ब्यूरोक्रेट्स ने चलाई। साहित्य के आसपास 2, 4, 5 नाम भी ऐसे नहीं होंगे जिन नेताओं से वो बैठ करके बात करते हों कि यार इस मामले में बताओ क्या करना चाहिए। एक और ख़बर दे दें आपको, ये बड़ी ख़बर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज जब सेकंड फेज़ के इलेक्शन हो चुके हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अमेठी की सीट पर खामोश था, उसका ऐलान नहीं किया था। रायबरेली की सीट पर खामोश था, ऐलान नहीं किया था। अब आपको बता दें, अगले 2 दिन के अंदर अमेठी की और रायबरेली की सीट पर ऐलान हो जाएगा, जैसा जानकारी हमें है। पहली सूरत में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से। दूसरी सूरत जो सामने आ रही है, जो जानकारी हासिल हो रही है, प्रियंका गांधी अमेठी से, वरुण गांधी रायबरेली से। और वरुण गांधी होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। हर तरह की बातचीत मुकम्मल हो चुकी है दोनों के दरमियान। जो हमारे सोर्स हैं उनके से जो जानकारी हासिल है वो बता रहे हैं आपको। एक और बड़ी जानकारी है और वो ये है कि सबसे हॉट जो सीट है सिलेक्शन की वो है बनारस। वाराणसी की सीट पर इंडिया गठबंधन अजय राय जो उनके प्रत्याशी हैं उनको बदल सकता है और उनकी जगह पे आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनारस से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है, जैसा हमने बताया कि हमको जानकारी है, अगले 2 दिन के अंदर ये तमाम सूरत सामने आ जाएगी क्या होगी। अगर ऐसा होता है कि अमेठी से प्रियंका गांधी लड़ती हैं या राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ती हैं या वरुण गांधी, तो पूरा का पूरा इलेक्शन पलट के रह जाएगा। फिर जो 80 में से बात कर रहे थे 70-80 सीटों की जीतने की, 10 से नीचे रह जाएंगे। हमारा अपना कैलकुलेशन ये है, 4 जून को सही नतीजे आएंगे। 400 पार का जो नारा है, अब तक लगता था 150, लेकिन अब वो 100 और 110 के दरमियान रहने वाले हैं। कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति था, आज के इलेक्शन में उसको देखा, वो अपने लिए वोट डाला गया हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं था उम्मीदवार से, पार्टी से, चुनाव निशान से। जब लोग अपने लिए वोट डालेंगे, रोटी, कपड़ा और मकान को ध्यान रखते हुए, रोजगार को ध्यान रखते हुए, नौकरी को ध्यान रखते हुए, तो परिवर्तन निश्चित है कि होगा। आज के इलेक्शन में यही देखने को मिला कि लोगों ने वोट अलीगढ़ की सीट पे 3, 4, 5 जो जगह थी, वहाँ की जो जानकारी हमने ली, तो उसके मुताबिक हर जगह पर जो वोटर था, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो,
उसे कोई मतलब नहीं था कि हम किसके लिए वोट डालने जा रहे हैं, किस पार्टी के लिए डालने जा रहे हैं, किस नेता के लिए डालने जा रहे हैं। वो परिवर्तन के लिए वोट डालने जा रहा था। अंदर जो करंट है वो बहुत ज़्यादा है, महसूस नहीं हो रहा है बाहर। अभी मीडिया, क्योंकि जो आरएसएस का मीडिया है वो एक तरफा अपना रखता है तमाम बातों को, तो वो रहेगा हमेशा। आने वाले वक्त में जैसे जैसे और अभी 5 फेज बाकी है, भाषा का स्तर गिरेगा नीचे को। आज की जो रुझान जब उनको मिलेंगे, उनको जानकारी हासिल होंगी, क्योंकि 190 सीटों पर जो वोट डल चुके हैं उसमें से 130 सीटों पर आप मान के चलिए इंडिया। अब ये जो जानकारियां हासिल होती हैं उनके पास अपने सोर्स रिसोर्स सब कुछ है, बताएंगे। और पूरी तरह चापलूसों से गिरे हुए हैं तो बता देंगे सब आप ही जीत गए, 543 सीटें। भाषा का स्तर यहाँ से गिरेगा, बुरी से बुरी बातें सुनने को मिल सकती हैं। चुनाव आयोग गठबंधन, एनडीए गठबंधन के साथ है, उससे आप कोई उम्मीद न रखें। घनश्याम ने गोली मारी, तिवारी को लगी, चतुर्वेदी की मौत हो गई। बयान साहेब ने दिया, नोटिस जारी हुआ है नड्डा जी को, आप जवाब दीजिए। तो चुनाव आयोग का जो काम करने का तरीका है वो ज़्यादा संतुष्ट करने वाला या मुतमईन करने वाला या पारदर्शी नहीं है। जैसी भी बातें होती रहेंगी वहाँ से आप उम्मीद न रखें कि कोई एक्शन होगा। हो जाता है तो वो एक चमत्कार भी होगा, तो उम्मीद करना चाहिए कि शायद वो करें भी, कहीं अंदर का जो होता है वो जाग जाए, या वो देखें कि अब सब कुछ, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स बड़ी जल्दी से अपना रुख बदल लेते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता किसी नेता से, किसी सरकार से। वो देखते हैं किसकी हवा चल रही है, किधर किस रुख से हवा चल रही है। अब जब रुख बदलता हुआ देखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि चुनाव आयोग अपना रुख राइट टाइम कर ले। मुस्लिम समाज खामोश रहे हर तरह से, बिल्कुल वेट एंड वॉच। कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आपको वोट देना, देने जाएं, नहीं देना न जाएं, वोट मगर जरूर दें। प्रतिक्रिया न दें मीडिया में, सोशल मीडिया में इधर उधर, क्योंकि मुस्लिम समाज को टारगेट करके कोशिशें ये होंगी कि इधर की तरफ से कोई ऐसी बातें हों ताकि हम उसको मुद्दा बना दें। घंटी तो बांधनी है ना गले में, जिसके गले में घंटी बांधी जाए। ये नतीजे जो आएंगे 4 जून को, वो भारत के अगले 100-200 साल के भविष्य को तय करेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बात कही जा रही है, उनके नेताओं की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या कांग्रेस और दूसरे, संविधान को बचाने की लड़ाई, या संविधान को बचाने की जो बात कही जा रही है वो लोगों तक पहुंच चुकी है। और जो वोट हो रहे हैं इस वक्त, जो देखने को मिल रहा है, वो संविधान बचाने के लिए लोग वोट कर रहे हैं। आप लोग वोट करें आने वाले फेज में भी। देश की तरक्की के लिए, देश के हित के लिए सभी को कोशिश करना चाहिए। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।